स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। उसी के साथ भारतीय बाजारों में स्टॉक्स न्यूज कौन से रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आ रहा है उस पर भी फोकस करेंगे और इसी के साथ कुछ ट्रेडिंग आइडियाज लेंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में, जिसके लिए हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। करीब 20 अंकों की तेजी के साथ 26,000 के पास गिफ्ट निफ्टी। लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो काफ़ी मिला-जुला कारोबार यहाँ पर दिखा है। कई सारे एशियाई बाजार आज बंद है। इनफैक्ट चीन की बाज़ारों की बात करें तो आज से 7 अक्टूबर तक चाइना के बाज़ार बंद रहेंगे, तो वहां से कुछ संकेत निकल कर नहीं आएंगे। लेकिन इसके अलावा निक्केई की बात करते हैं। याद रखें कल करीब 4% की गिरावट वहां पर दिखी थी। आज थोड़ी सी तेज़ी के साथ कारोबार, 1.5% की तेज़ी जापान के बाज़ारों में आज सुबह दिखी है। साउथ कोरिया, हांगकांग और चाइना के मार्केट्स आज बंद रहेंगे। तो कई सारे ट्रिगर्स तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे संकेत निकल कर आ रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 25 अंकों की तेज़ी, 26,015 के पास गिफ्ट निफ्टी। तो शायद पॉजिटिव स्टार्ट भारतीय बाजारों के लिए आज सुबह दिखाई दे सकता है। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों पर नजर डालते हैं। अमेरिकी बाजार कल हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स फ्लैट था, लेकिन नैस्डैक की बात करें तो 0.4% की तेजी दिखी। S&P 500 में भी करीब आधे % की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन सितंबर महीने और पूरे क्वार्टर यानी सेकंड क्वार्टर की बात करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा अमेरिकी बाजारों ने। S&P 500 में सितंबर के महीने में 2% की तेजी दिखी और 2013 से देखें तो सबसे अच्छा सितंबर रहा अमेरिकी बाजारों के लिए। 5वें महीने लगातार S&P 500 हरे निशान में कल बंद होता हुआ नजर आया। पूरे क्वार्टर की बात करें तो S&P 500 में करीब 5.5% की तेजी दिखी। लेकिन याद रखें फेडरल रिजर्व के चीफ जेरोम पॉवेल से कुछ कमेंट्री निकल कर आई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में कल वॉलेटिलिटी भी दिखी। उनका मानना है कि जो हाल ही में 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया था, उतने एग्रेसिव रेट कट्स आगे चलते हुए नहीं दिखेंगे। रेट कट्स तो होंगे, अभी 4.75 से 5% के आसपास रेट कट्स है और 50 बेसिस पॉइंट रेट कट FY24 में होंगे, लेकिन इतने अग्रेसिव नहीं होंगे। ड्रास्टिक 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट अगले कुछ महीनों में नहीं दिखाई देगा। लेकिन 4.25 से 4.5% का रेट हमें FY24 के एंड तक दिखाई दे सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई जेरोम पॉवेल से, जिसके चलते अमेरिकी बाजारों में कल वॉलेटिलिटी भी काफ़ी दिखी। इसके अलावा यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यूरोपियन बाजार कल लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। FTSE में करीब 1% की गिरावट दिखी और डैक्स में भी करीब 1% की गिरावट थी। तो यहाँ से संकेत थोड़े से नेगेटिव आज सुबह निकल कर आए हैं। इसके अलावा सोने चांदी और ब्रेंट क्रूड, बाकी कमोडिटीज़ पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले कच्चे तेल पर फोकस करेंगे। ब्रेंट क्रूड 71.7 डॉलर्स पर बैरल के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। याद रखें पिछले कुछ दिनों से तेज़ी दिखी थी, लेकिन फिर से एक बार थोड़ी सी गिरावट भी दिखी है। ओपेक प्लस से कुछ कमेंट्री भी निकल कर आई प्रोडक्शन को लेकर और अब ब्रेंट क्रूड 71.7 डॉलर पर बैरल के आसपास है। इसी के साथ सोने की बात करें तो थोड़ी सी नरमी ओवरनाइट दिखी। स्पॉट गोल्ड करीब 1.5% नीचे 2626 डॉलर पर आउंस के आसपास। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की बात कर लेते हैं, वहां पर भी भारी गिरावट दिखी। बिटकॉइन में 3.5% की गिरावट और इथीरियम में भी करीब 1.5% की गिरावट दिखी। तो अमेरिकी बाजार तो कल हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। लेकिन हमारे बाजार की बात करें तो करीब 25 अंकों की तेजी के साथ गिफ्ट निफ्टी 26,015 के आसपास कारोबार कर रहा है। इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। DIIs ने कल करीब 6,650 करोड़ की खरीदारी की, वहीं FIIs ने 9,800 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में की। याद रखें चाइना के बाजारों में अच्छा मोमेंटम दिखा है, जिसके चलते ऐसा डर है कि शायद भारतीय बाजारों से थोड़ी लिक्विडिटी खींची जा सकती है और कल भी ऐसा ही एक्शन दिखा। FIIs ने करीब 9,800 करोड़ की बिकवाली
कल के ट्रेडिंग सेशन में की। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 1700 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 13,800 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 8,800 करोड़ की बिकवाली दिखी। वहीं स्टॉक ऑप्शंस में करीब 570 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी जुट चुके हैं। डिम्पी, बताएं, कल तो भारी गिरावट दिखी भारतीय बाजारों में, लेकिन आज का दिन कैसा रह सकता है? देखिए शीशा, इसका हिंट भी हमने आपको किया था और ये बात आपको सामने रखी भी थी कि देखिए आप खरीदारी भी थोड़ा करने से बचे। रीजन हमने आपको 3 गिनवाए थे। फर्स्ट रीजन था ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था निफ्टी के अंदर, 6,50,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में खड़े हुए थे और ये साल के अंदर का सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट खड़ा होकर आया था। तो ये बात हमने कल भी आपको बताया था कि निफ्टी हैवी है, उसको लाइट होना होगा चलने के लिए, और कल एग्जैक्टली वही लाइट हुआ है। कल 8% का ओपन इंटरेस्ट उसमें से शेड हो गया, यानी कि घट गया, और सीधा 6,50,000 से आप 5,96,000 कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए, यानी कि करीब 60,000 कॉन्ट्रैक्ट कल में एक ही दिन में सेटल हो गए। और उसने मार्केट के अंदर 26,000 को तोड़ा और फिर 25,800 पे एक बेस बनवा दिया। फिर भी मैं बोलूंगा ये सौदा काफी सस्ता हुआ है कल के अंदर, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जिस हिसाब से खड़ा था, अगर वो शेड नहीं होता तो मार्केट में मेजर फॉल भी आ सकता था। लेकिन कल धीरे धीरे करके वो फॉल रिलीज हुआ है, तो थोड़े से ओपन इंटरेस्ट घटा और मार्केट में कोई ज्यादा बड़ा पैनिक नहीं आया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमने आपके सामने रखी थी वो थी पुट कॉल रेशियोज। वो थोड़ी महंगे थे, तो कल दोनों के दोनों पुट कॉल रेशियोज ठीक हो गए हैं और दोनों ही मैं बोलूंगा कि 1 पॉइंट के नीचे चले गए हैं, 0.84, 0.62। रिपीट माई वर्ड, बैंक निफ्टी इस समय ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ चुका है। आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, बैंक निफ्टी इस समय ओवरसोल्ड कैटेगरी के अंदर आ चुका है। उसके पास 2-4 चीजें ऐसी थी जो उसको थोड़ा हैवी कर रखा था, लेकिन अब वो काफी हद तक ठीक हो चुके हैं, जैसे पुट कॉल रेशियो, और उसकी पोजीशन भी काफी लाइट है। ऑलरेडी हम जब नई सीरीज में आए थे तो ओपन इंटरेस्ट काफी कम लेके आए थे, ये बात मैंने आपको कल परसों के नोट में भी आपको नोटिस करवाई थी। तो इसलिए उसमें फॉल आना लाजमी था। जो चीज हल्की होगी उसको ज्यादा डैमेज कर पाएंगे, जिसके अंदर वो ओपन इंटरेस्ट ही नहीं होगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखा होगा ट्रेडिशनली 2 दिन थोड़ा ज्यादा टूटा है एज कम्पेयर टू निफ्टी के। तो 2 दिन में करीब 1300 पॉइंट बैंक निफ्टी ने खो दिए। तो 1300 पॉइंट खोने के बाद उसकी जहां वैल्यूएशन ऊपर खड़ी हुई थी, जो चीजें खराब थी वो सब की सब ठीक हुई हैं। अब वो थोड़ा ओवरसोल्ड कैटेगरी में आ चुका है। 0.62 का पीसीआर है और 0.5 पे तो हम टिपिकली ओवरसोल्ड डिक्लेयर कर देते हैं। 4 शेयर F&O बैन में है। मैं जल्दी आपको ना स्टॉप लॉसेस और लेवल्स और गिनवा देता हूँ फटाफट से। पहले निफ्टी के आते हैं, क्योंकि हमने कल 25,800 के आसपास क्लोज किया है। बहुत अच्छा ये सपोर्ट एरिया है, बट हमने लोअर एंड के पास हमने क्लोज किया, तो इसलिए 100-150 पॉइंट की भी और गुंजाइश बनती है। तो आप ये मान के चलिएगा कि 25,700, 25,600, 25,500 ये सारे अब 100 पॉइंट के बाद सपोर्ट है। फ्यूरियस बुल रन के अंदर बाजार कहाँ से घूमा है आपको पता नहीं चलता, तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि 100-150 पॉइंट तक की गिरावट और है। उसके बाद निफ्टी भी शायद अपने आप को रोक लेगा, ज्यादा टूटेगा नहीं। दूसरा पॉइंट आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने सपोर्ट को अच्छे से टेस्ट कर चुका है, और अब आप चाहे तो बैंक निफ्टी के अंदर हल्की हल्की पोजीशन 2 लॉट के एक्सपेरिमेंटल ट्रेड के तौर पर आप ले सकते हैं। इसके अंदर भी यही हुआ है। कल 53,000 का लेवल भी चला गया, तो 52,500, 52,700 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अब इससे ज्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए और यहाँ से एक छोटा पुल बैक आ सकता है। पुल बैक 400-500 पॉइंट का होगा। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी ठीक है। और एक और चीज, अभी आप एफआईज के नंबर पढ़ रहे थे शेषा, आपको सुन के भी हैरानी हो सकती है कि एफआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं आया। भले कल बाजार टूटे, वो सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग का मैटर हो गया। एफआईज की होल्डिंग स्टिल 81% है। तो मार्केट में एफआईज लॉन्ग पोजीशन है, छोटा मोटा चेक एंड बैलेंसेस करना था वो मार्केट के अंदर हो चुका है। स्टार्टिंग कोई भी एक्सपेरिमेंटल ट्रेड आपको लेना है तो बैंक निफ्टी के साथ स्टार्ट कीजिएगा। बिल्कुल, तो ये तो हुई चर्चा इंडेक्स पर, लेकिन डिम्पी और एक सवाल पूछना चाहती हूँ मेटल शेयरों को लेकर। और निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो कल पूरा मार्केट लाल निशान में था। एक अकेला सेक्टोरल इंडेक्स था जो हरे निशान में दिखा। इस इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? चाइना के मार्केट्स अभी कुछ दिन बंद रहेंगे तो वहां से शायद इतने सारे क्यूज नहीं आएंगे, लेकिन मेटल शेयरों पर आपकी क्या राय रहेगी? आशीष, इसके पीछे 2 चीजें हैं काउंट होंगी। फर्स्ट, जो चाइना वाला रीजन आपने गिनवाया है, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और चाइना ही सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। तो जब भी चाइना के अंदर पोजीशंस थोड़ी भी ठीक या उलट पुलट होंगी तो उसका सबसे पहले इम्पैक्ट मेटल पे आएगा, जो अभी भी है। और एक और चीज, मेटल कभी भी एक मैक्रो इवेंट्स के तौर पर कैलकुलेशन होता है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो काफी ज्यादा है। मैं आपको इसका मंथली रिटर्न बता देता हूँ। करीब एक मंथ में 7% से ज्यादा इसका इंडेक्स चल चुका है। और कोई भी शेयर, सरकारी हो या गैर सरकारी हो,
उन दोनों के अंदर हमको अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है। हमने फ्यूचर्स के डाटा भी इसके चेक किए तो टिपिकली ज्यादातर में लॉन्ग पोजीशंस बनी है। इसलिए मेटल्स के अंदर अभी भी हालांकि थोड़ा हीटेड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी भी आपको डिप मिले तो भी आप इसमें बाय कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चरली बुल रन के अंदर जा चुके हैं और इसके अंदर थोड़ा बहुत और मूव मिलेगा, बट हाँ थोड़ा सिलेक्टिव रखना होगा अपने आप को और पोजीशंस थोड़ी सी लाइट रखें। बाइंग ऑन डिप्स इसके अंदर पोजीशंस बना सकते हैं क्योंकि रोल ओवर भी मेटल्स के अंदर काफी अच्छा होकर आया था। एक और चीज शेषा जो इस समय मार्केट के अंदर चर्निंग हो रही है, उस चर्निंग के अंदर मेटल थोड़ा डिप्राइव था, पहले पीछे हटा हुआ था, इसलिए मेटल को चर्निंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मार्केट का अपना इंटरनल प्रोसेस भी है और इसके अलावा जो ग्लोबल प्रोसेस है वो तो चल ही रहा है और ये फ्यूचर में अपने आप में स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़े हैं। स्टिल बाइंग ऑन होगा, बाइंग ऑन डिप्स होगा ये। तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेटल शेयरों पर बनाए रखें, लेकिन सिलेक्टिव रहने की सलाह। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक बार गिफ्ट निफ्टी पर भी नजर डालेंगे। शो शुरू किया तभी करीब 30 अंकों की तेजी दिखी थी, लेकिन अब गिफ्ट निफ्टी 26,000 के नीचे फिसलता हुआ केवल 10 अंकों की तेजी अब यहाँ पर दिखी है। थोड़ी सी कमजोरी आज सुबह, लेकिन अब शरद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। ये आशीषा, गुड मॉर्निंग। आज 1 अक्टूबर है, बहुत सारे चेंजेस होने वाले। एक्सचेंजेस को ले लीजिए, पेट्रोल को ले लीजिए, सब चेंजेस होंगे और हम कह सकते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है एनालिस्ट लोग का आधा बीत चुका है, सिर्फ आधा बाकी है। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे सेकेंड हाफ में क्या मूवमेंट होने वाला है, लेकिन उसके पहले गोल्ड लोन कंपनीज आज फोकस में रहेंगे। यहाँ पे आरबीआई ऑब्जर्व कर रही है कि कुछ इरेगुलर प्रैक्टिसेस देखने मिल रहे हैं लोन्स में, जहाँ पे प्लेजिंग हो रही है ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी के। तो ये जो इरेगुलर प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, इसके ओवरऑल जो है 3 या 4 एरियाज़ पे उन्होंने जो है टिप्पणी दी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली बता दो, जो लार्जर प्लेयर्स हैं उनमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि वो रेगुलरली वो ऑडिट करते हैं। और हाल ही में हमने आईएफएल फाइनेंस का भी देखा कि पूरी तरह आरबीआई ने जो है स्पेशल ऑडिट भी किया था। ऑयल गैस स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। नेचुरल गैस प्राइजेज जो हर 6 महीने में चेंज होते हैं, यहाँ पे आ गया है और एक कैपिंग लग गया है ऑलमोस्ट $10.16 पर यूनिट का। इसमें रिलायंस और ओएनजीसी फोकस में रहने वाले हैं। टाटा स्टील के भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है, जहाँ पे वो अपनी ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन यूके में जो उन्होंने बंद कर दिया है। हालांकि ये बात उन्होंने पहले ही कह दिया था। तो ऑफकोर्स ये जब शुरू करेंगे तो अब 2 से 3 साल में शुरू करेंगे और उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी अब देखें तो लगभग 3500 करोड़ का QIP खुल चुका है और जो इंडिकेटिव प्राइस है वो लगभग आप कह सकते हैं ऑफर प्राइस मान लीजिए 60 रुपये का और इंडिकेटिव प्राइस आपको देखने मिलेगा 5% डिस्काउंट पे। पिरामल फार्मा $80 मिलियन का एक्सपेंशन प्लान किए हैं अपने स्टेराइल फैसिलिटी के लिए केंटकी में। कालपत्रु प्रोजेक्ट्स लगातार ऑर्डर आ रहा है कंपनी का, लगभग 1240 करोड़ का ऑर्डर आया है उनका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। और पावर सेगमेंट में भी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रहे हैं। टाटा पावर राजस्थान गवर्नमेंट के साथ 1 लाख करोड़ के ऊपर का टाई अप किया है अक्रॉस पावर सेगमेंट्स में। वही NTPC की बात करें तो उनकी आर्म भी जो है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ 25 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स है उस पर फोकस करने वाले हैं। आखिर में ब्लू डार्ट एक्सप्रेस भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे उनकी जनरल प्राइस हाइक 9 से लेके 12% तक होने वाली है। बट याद रखिए ये 1 अक्टूबर से नहीं है, 1 जनवरी से 2025 से। लेकिन देखिए प्राइस हाइक का क्वांटम ज़्यादा है, 9 से 12% का। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज आपको रडार में होने चाहिए, यहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो प्राइस इंक्रीज के चलते ब्लू डार्ट, इसके अलावा कई सारी पावर कंपनियां फोकस में रहेगी। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स जिसको नए ऑर्डर्स मिले हैं, यहां पर भी अपनी नजर रखें। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेबी की कल अहम बोर्ड मीट हुई, बैठक में कौन से फैसले हुए और क्या निकल कर आया, पूरी डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, गुड मॉर्निंग, बताएं। में जो बाजार को सबसे ज्यादा इंतजार था कि एफएनओ से जुड़े हुए नियमों का, उस पर सेबी ने कोई फैसला नहीं लिया गया है और एफएनओ के ऊपर सेबी के द्वारा किसी भी तरह का ऐलान नहीं किया गया है। तो बाजार इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन सेबी की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया। जो सबसे बड़ा फैसला सेबी की बोर्ड बैठक में लिया गया है वो है नई एसेट क्लास को मंजूरी दी गई है। जो नया एसेट क्लास है जो कि म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच की एसेट क्लास, जहां पर मिनिमम निवेश, कम से कम निवेश जो है वो 10 लाख रुपए से शुरू होगा। जो निवेशक ज्यादा रिस्क टेकर से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं उनके लिए नई एसेट क्लास तैयार की गई है, जहां पर डेरिवेटिव्स में भी फंड मैनेजर निवेश कर पाएंगे। लेकिन जो नियम बनाए गए उसमें अनलिस्टेड स्टॉक में निवेश नहीं हो पाएगा, कोई लिवरेज नहीं लिया जा सकेगा और कुल जो AUM होगा उसका 25%
तक ही डेरिवेटिव में निवेश किया जा सकेगा। तो नया एसेट क्लास को सेबी के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो आने वाले दिनों में नई एसेट क्लास शुरू हो जाएगी जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख से शुरू होगा। इसके अलावा एमएफ लाइट के जो नियम हैं वो भी सेबी के द्वारा मंजूर कर दिए गए हैं, जिसमें पैसिव फंड्स के लिए अगर जो एएमसी कंपनीज आती है तो उनको तमाम जो प्रक्रिया होती है उससे नहीं गुजरना पड़ेगा और जो उनके लिए बर्डन भी होगा वो कम होगा और मंजूरियां भी जो है पैसिव फंड लॉन्च करने के लिए जल्दी मिलेगी। तो एमएफ लाइट के जो नियम है सेबी के द्वारा मंजूर किए गए। तीसरी चीज जो है राइट इशू पर सेबी के द्वारा ऐलान किया गया है। अभी जो राइट इशू को शुरुआत से लेकर अंत तक जो एवरेज वक्त लगता है वो 317 दिन का लगता है, लेकिन सेबी ने कहा है कि अब राइट इशू को 23 दिन के अंदर पूरा करना होगा। उसके लिए अगर कंपनी चाहे तो एक मर्चेंट बैंकर को नियुक्त कर सकती है। इसके अलावा 50 करोड़ तक के भी जो 50 करोड़ का भी अगर कोई राइट इशू होगा तो वो भी सेबी के दायरे में आएगा, यानी छोटी राशि का राइट इशू भी सेबी के परव्यू में होगा। इसके अलावा T+0 सेटलमेंट में जो अभी 25 स्टॉक ही थे उसे बढ़ाकर सेबी के द्वारा 500 स्टॉक कर दिया। T+0 में अब 500 स्टॉक शामिल होंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुताबिक, और इसमें एक ऑप्शनल ब्लॉक डील की विंडो भी जो है वो सेबी के द्वारा मंजूर की गई है। ऑप्शनल विंडो दी जाएगी T+500 जो स्टॉक्स होंगे वहां पर ब्लॉक डील के लिए। इसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए जो नियम हैं वो बनने के लिए वो नियम आसान किए गए हैं। और ये जो बड़े फैसले हैं सेबी की बोर्ड बैठक में लिए गए, और सबसे मुख्य जो है एफएनओ से जुड़ा हुआ कोई फैसला नहीं लिया हुआ जिसका बाजार को सबसे ज्यादा इंतजार था। बिल्कुल, तो एफएनओ को लेकर एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद कुछ न्यूज़ आ सकती है, लेकिन कोई न्यूज़ नहीं आई जो एक बड़ा पॉजिटिव होगा भारतीय बाजारों के लिए। इसके अलावा नए एसेट क्लास को मंजूरी मिल चुकी है। राइट्स इशू में भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए हैं। अभी 317 दिन लगते हैं पूरे राइट्स इशू के प्रोसेस को कंप्लीट होने में, उसे घटाकर 23 दिन किया जाएगा। तो बड़ी खबर है, और टाइमलाइंस घटा दिए जाएंगे जिसके चलते एफिशिएंसी भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। म्यूचुअल फंड लाइट को भी अप्रूवल मिल चुकी है, और इसी के साथ T+0 जिसमें अभी केवल 25 कंपनियां हैं उसे बढ़ाकर 500 कंपनियों तक लिया जाएगा। तो कई सारे चेंजेस जो सेबी की बैठक से निकल कर आए हैं। अनुराग, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। वरुण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो शुरुआत करूंगा आधार हाउसिंग फाइनेंस से, क्योंकि इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है और इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है। 600 रुपये के प्राइस टारगेट ये यहाँ पे दे रहे हैं। इनका कहना है कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द बिगेस्ट और वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी ये है, और जो अंडरराइटिंग मॉडल है वो इसका काफ़ी अच्छा है। आगे चल के आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। नो डाउट सप्लाई ओवरहैंग थोड़ा बहुत रह सकता है, लेकिन AUM और पैट में अगर आप देखेंगे तो करीब 20 से 21% के आसपास की ग्रोथ आपको FY24 से 27 के बीच में देखने मिल सकती है। और सप्लाई ओवरहैंग का मेरा मतलब है कि काफ़ी सारे PE प्लेयर्स जो है अगर वो एग्जिट करेंगे तो उसका सप्लाई ओवरहैंग होगा। दूसरा PB फिनटेक, यहाँ पे जेफरीज का नोट है। खरीदारी की सलाह 1800 रुपये का प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि जो मैनेजमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया, और आपने हमारे चैनल पे कल सुना भी था कि वो करीब 100 मिलियन के आसपास का निवेश करने वाले हैं जो हेल्थ केयर सेगमेंट है, तो वो एक ओवरहैंग जो है वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। और इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो ये प्रिफर्ड प्ले है इनके लिए, और इसके लिए अभी भी मेंटेन बाय कर रहे हैं 1800 रुपये का प्राइस टारगेट। मॉर्गन स्टैनली का एक नोट है, और इंडियन ऑटो कंपनीज पे ये आया है। बेसिकली वोक्सवैगन ने जो प्रॉफिट वार्निंग दी है उस पे इनका नोट है। इनका कहना है कि सबसे पहले JLR, टाटा मोटर्स पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने वैसे ही गाइड किया था कि Q2 जो है वो सप्लाई इश्यूज़ की वजह से थोड़ा बहुत कमज़ोर रह सकते हैं, और डिस्काउंट जो बढ़ रहे हैं उसके वजह से इन्होंने पहले ही डिमांड वीकनेस की हाईलाइट इन्होंने कर दिया था। इक्वल वेट कॉल है इनका कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स JLR पे। और दूसरा संवर्धन मजन, यहाँ पे भी आप नज़र रखिएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन कट्स है वो थोड़े बहुत हेडविंड्स है इस कंपनी के लिए। सप्लायर मार्जिन जो है वो साइक्लिकल हाई पे नहीं है, ये इनका कहना है। टेलविंड अगर कोई देखने मिलेगा इस कंपनी के लिए तो वो जो है नॉन ऑटोज़ में अगर रैंप अप होता है तो वो थोड़ा बहुत टेलविंड इस कंपनी के लिए हो सकता है। और यहाँ पे भी इनका ओवरवेट का कॉल अभी भी बरकरार है।
बिल्कुल, तो संवर्धना मदरसन, इसके अलावा इंडियन ऑटो कंपनी, आज तो ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आएंगे जिसके चलते कई सारी कंपनियां फोकस में रहेगी। पीबी फिनटेक और आधार हाउसिंग फाइनेंस सभी स्टॉक्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ केडिया सिक्योरिटीज के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। बताएं कमोडिटीज में क्या रणनीति बनानी चाहिए, प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और क्रूड ऑयल। वेरी गुड मॉर्निंग। कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट था। कल हमने देखा कि करेक्शन बुलियन में आता हुआ दिखाई दिया। पिछला हफ्ता इजराइल हमास के बीच में जो तनाव था, इसके चलते सोने को सपोर्ट कंटिन्यू मिलता हुआ दिखाई दिया। अगस्त और सितंबर दोनों ही मंथ में सोने और चांदी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। पर मुझे लगता है एक टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है, जिस ढंग से हम देखते हैं जो बड़े इवेंट्स है, इंटरेस्ट रेट कट, ये सब हो गए। इसी को देखते हुए आज के लिए सोने चांदी में बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से, क्योंकि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म आउटलुक सोने चांदी का अच्छा ही है, बट इंट्राडे के लिहाज से 75,900 पे दिसंबर वायदा गोल्ड का बेचा जा सकता है। 76,130 के स्टॉप लॉस से 75,500 तक का टारगेट रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी कल बेस मेटल में जो गिरावट थी, उसी के नतीजन हमने गिरावट बढ़ते हुए देखी। 91,000 पे बेचना चाहिए, 91,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। 89,800 से 89,500 तक का लेवल मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट पर। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 10 अंकों की तेजी के साथ 26,000 के पास थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर दिखी है। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।